अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी ना केवल एक मंच पर बल्कि एक दूसरे की प्रशंसा में कसीदे पे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? देखिए, कई चीजें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में कभी पुलिस वालों को मुख्यमंत्री स्तर से 60,244, अगर मुझे ठीक याद है, नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए। दूसरी बात, इसका गृह मंत्री से कोई लेना देना नहीं था। कोई सेंट्रल सर्विसेज तो है नहीं, राज्य की पुलिस वालों से गृह मंत्री का क्या लेना देना। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से 3-4 दिन पहले इनवाइट करके आते हैं। जब वो जाके मिलते हैं तब बड़ी बात भी होती है कि साहब क्यों गए क्यों गए क्यों गए। फिर पता चला कि न्योता देने गए, और न्योता वो स्वीकार भी करते हैं, और आते ही नहीं हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंच तक एक अलग केमिस्ट्री नजर आती है। अभी एक बड़ी बात इस तरह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब से 8 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, तो पहले का 1 साल अगर छोड़ दिया जाए तो 7 साल से लगातार एक बात चलती रहती थी कि साहब मोदी तो ठीक है, लेकिन अमित शाह से योगी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अमित शाह के इशारे पर केशव मौर्य रोज कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि साहब 2017 का जब चुनाव लड़ा गया था, तो उस समय केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पहला दावा होता है मुख्यमंत्री बनने का, तो ऐसा नहीं है, उनका भी दावा कोई इतना गलत नहीं था। वो मान रहे थे कि साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पुराना नेता हूं भाजपा का, मैं विश्व हिंदू परिषद से आया हूं, मैं आरएसएस से आया हूं, मेरी सारी योग्यताएं पूरी हैं, तो फिर मुझे मुख्यमंत्री क्यों ना बनाया जाए। लेकिन वो जैसे मोदी जी का स्टाइल था कि एक वो उन्होंने सरप्राइज दिया, और जब सरप्राइज दिया तो उस समय तमाम लोग चमत्कृत रह गए। मुझको भी एक क्षण के लिए लगा कि साहब एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह की उनकी छवि थी, ये राज्य कैसे चलाएंगे। मनोज सिन्हा भी चमत्कृत रह गए। नहीं, मनोज सिन्हा तो मंदिरों में पूजा भी करने लगे थे जाके, वो शपथ लेने के पहले जो होती है, तो वो सब करने लगे थे। लेकिन बहरहाल योगी ने चलाया ही नहीं। एक बीमारू राज्य जिसको कहा जाता था, उसको उन्होंने दूसरे दर्जे की अर्थव्यवस्था बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया। और अभी तो मैं देख रहा हूँ योगी को सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र दिया है केजरीवाल ने। केजरीवाल अभी 2 दिन पहले पंजाब में बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वो भाग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ नहीं लगाना चाहते, यूपी में लगाना चाहते हैं। अगर आप केजरीवाल इस तरह की बात करें तो ठीक है, केजरीवाल भगवंत मान को भी डैमेज कर रहे होंगे। उनकी आदत है डैमेज करने की। जब एक नेगेटिव आदमी होता है, जब किसी को नहीं कर पाता तो अपने घर में डैमेज करने लगता है, तो भगवंत मान को डैमेज कर रहे होंगे। लेकिन ये कहना कि पंजाब के उद्योगपति यूपी भाग रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी योगी के लिए सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। तो चला बढ़िया रहे थे, लेकिन फिर आप योगी के खास लोगों से बात करें, योगी के नौकरशाहों से बात करें, योगी की टीम से बात करें, तो बार बार एक बात आती थी कि साहब गृह मंत्री का वो सहयोग नहीं मिल रहा, बल्कि गृह मंत्री केशव मौर्य को बार बार उकसा देते हैं। ऐसे ही चलता रहा, 17 से लेके आप देखें 22 तक चलता रहा। फिर 2022 में इतना ज्यादा नाराज हो गए योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य से कि उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए, कहते रह गए पर नहीं गए, और वो बहुत कम मार्जिन से केशव मौर्य हार गए। माना जाता है कि अगर योगी चले गए होते, योगी की 2 जगह नहीं गए और दोनों जगह हार हुई। एक स्मृति ईरानी और दूसरे केशव मौर्य, दोनों ही जगह से योगी ने दूरी बना के रखी, वो दोनों ही जगह हार हुई। उसके बाद केशव मौर्य हार के बाद भी जब डिप्टी सीएम हो गए, तो मुख्यमंत्री पद से तो उनका जो दावा था, जाहिर सी बात है, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता रहा कि योगी केशव मौर्य को अमित शाह का वरद हस्त प्राप्त है। ऐसे चलते चलते साहब 2024 आ गया, 2 साल और गुजर गए, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी उतने ही सीटों से केंद्र में सरकार में बहुमत से चूक गई जितनी सीटें वो बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी, उतनी सीटों से चूक गई। तो ये बात जो हमेशा कही जाती थी कि साहब दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, एक बार फिर साबित हो गया, और बड़े जिसे कहना चाहिए कि कंक्लूसिवली साबित हो गया। उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन ही नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ। ये 2 हिस्सों में हुआ कोर्स करेक्शन। पहले हिस्से में कोर्स करेक्शन ऐसा हुआ कि जब 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ, तो उसमें केंद्र सरकार ने बिल्कुल हाथ खींच लिया, कह दिया साहब योगी साहब आपका स्टेट आपके हवाले, ना हम कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में बोलेंगे और ना हम चुनाव प्रचार में आएंगे। योगी ने कैंडिडेट सिलेक्शन भी खुद किया, चुनाव प्रचार भी खुद किया, और उसके बाद आपने देखा 10 में से 8 सीटें निकाल के दे दी, मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी निकाल के दे दी। तो उसके बाद मैं मान के चलता हूं कि एक
भाजपा में उच्चतम स्तर पे कोई एक फैसला हुआ जिसका असर आपको कल नजर आया। पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि भाई देखिए ये योगी का स्टेट है, योगी के हवाले है, योगी को डैमेज करके या फिर योगी को किसी भी तरह अहंगा लगाकर आप केंद्र में लगातार अच्छे से शासन करना या अच्छे से सरकार बनाने का ख्वाब नहीं देख सकते। दूसरी बात, अगर आप पिछले एक साल का, जब खास तौर से जब ये नया 11वां साल जो मोदी का शुरू हुआ है, इसको बहुत गौर से देखें तो लगता है जैसे मोदी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो या तो आपको विदेश दौरों पे नजर आते हैं, या आपको कैबिनेट मीटिंग में नजर आते हैं, और या चुनावी दौरों पे नजर आते हैं। इसके अलावा नहीं, वो संसद की कार्रवाई भी अमित शाह को सौंप देते हैं। आप देखिए वक्फ अमेंडमेंट कितना महत्वपूर्ण बिल था, वो उस दौरान मोदी नजर ही नहीं आए, सब कुछ उन्होंने अमित शाह पे छोड़ दिया। तो वक्फ भी अमित शाह को पास कराना है, मणिपुर भी अमित शाह को देखना है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी भी अमित शाह को देखने हैं, जम्मू कश्मीर भी अमित शाह को देखना है, बिहार यूपी भी अमित शाह को देखना है, और मोदी साहब आपको साइप्रस में नजर आ रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं मोदी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित। अच्छा, ये अभी योगी इज वेरी यंग, ही हैज जस्ट टर्न 52, अभी इसी महीने वो 52 साल के हुए, जो अमित शाह उनसे करीब 7 साल बड़े। तो योगी के पास अभी बहुत समय है, और पहली बात, और दूसरी बात, योगी खुद भी अभी यूपी नहीं छोड़ना चाहते। तो तमाम लोग जो इस बात को कहते थे कि योगी मोदी के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री पद पे बैठना चाहते हैं, इसको चलकर विवाद चल रहा है। मैं समझता हूं इसको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से एक मत साफ हो गया है कि साहब योगी को अभी यूपी में ही रहना है, यूपी को योगी की जरूरत भी है। आज अगर योगी हट जाए तो पिछले 8 साल में जो कुछ हुआ है वो 8 घंटे में बराबर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। आज अगर योगी हट जाए तो योगी को अभी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर प्रदेश को उनकी जरूरत है, और केंद्र में कहीं ना कहीं मोदी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं और योगी ने उनको स्वीकार लिया है। तो योगी ने अमित शाह को केंद्र में और अमित शाह ने योगी को राज्य में स्वीकार कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है? ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। ये भारत सरकार ने गजट में जारी नहीं किया, एकदम मेरा इंटरप्रिटेशन है। भारत सरकार तो नहीं जारी करेगी, भाजपा जारी करेगी, हमारे नड्डा जी जारी करेंगे। अभी तो नड्डा जी का उत्तराधिकारी नहीं खोज पाई है भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ होने के उपरांत भी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नड्डा जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं खोज पा रही है। इसको भी साहब मैं दो तरह से इसको भी मैं दो तरह से देखता हूँ। नहीं, देखिए नड्डा, विश्व जो एक ताना दिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतने दिनों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है, तो इसे भी दो तरह से देखता हूं। बड़ी बात यह है कि साहब एक तो आपने नड्डा जी को बैठाया, नड्डा जी का भाजपा में बैठना कुछ वैसे ही मुझे लगता है जैसे कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठना। भाई नड्डा जी खुद अपने लेवल पे एक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। अब भाजपा में आपको अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो मोदी को भी स्वीकार हो, अमित शाह को भी स्वीकार हो, आरएसएस को भी स्वीकार हो, और मतलब सब कुछ उसमें बहुत ढेर सारी योग्यताएं चाहिए। इसलिए जाहिर सी बात है, दिक्कत की बात है, और भाजपा के लिए थोड़ी शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि साहब जब आप उसको विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगना है। ये कांग्रेस तो है नहीं ना कि सुनो खड़गे जी आओ बैठ जाओ। ये आप सोचिए ना, ये बाकी पार्टियों की तरह तो नहीं है ना कि जेब से निकाल के अध्यक्ष बना दिया।